सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एकदम बाजार जैसी सॉफ्ट और स्पंजी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये रसमलाई की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो रसमलाई बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसे बनाते वक्त हमें कई बातों का खास ख्याल भी रखना होता है, तभी हम एक परफेक्ट रसमलाई अपने घर पे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो रसमलाई बनाने के लिए सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पे ये है कि दूध कौन सा यूज करना है। तो रसमलाई हमेशा लो फैट मिल्क का ही यूज करें इसको बनाने के लिए, जिसमें कि फैट कंटेंट 3 to 3.5% ही हो। उससे ज्यादा फैट कंटेंट वाला दूध हम यूज नहीं करेंगे। आप यहाँ पे फ्रेश गाय का दूध भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कि ऑलरेडी फैट कंटेंट कम होता है, या फिर किसी भी ब्रांड का पैकेट वाला दूध यूज कर सकते हैं जिसमें कि फैट कंटेंट इतना ही % हो, क्योंकि बहुत सारे पैकेट के दूध में भी फैट कंटेंट 6 to 6.5% भी होता है। तो वो वाला दूध आपको नहीं लेना है, हमेशा 3 to 3.5% फैट वाला दूध ही लेना है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे टोन मिल्क का यूज भी कर सकते हैं। और अगर आप भैंस का दूध यूज कर रहे हैं तो भैंस के दूध को पहले आप अच्छे से बॉईल कर लें, उसके बाद उसे फ्रिज में रख के उसके ऊपर जितनी भी मलाई आती है उसे पूरी तरह से निकाल लें, उसके बाद यूज करें। तो मैंने ये यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है, जिसका कि हम सबसे पहले छेना निकालेंगे। तो हम इस 1 लीटर दूध को एक बर्तन में निकाल कर गैस को ऑन कर देंगे और इसमें बस एक बॉईल आने देंगे। दूध को हमें बस एक बॉईल आने तक ही पकाना है, इससे ज्यादा नहीं पकाना है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और 1 से 2 बार करछी को एकदम नीचे तले तक ले जाते हुए इसे चला लें, ताकि दूध नीचे से बिल्कुल भी चिपके नहीं, क्योंकि कभी कभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो दूध हल्का सा नीचे से चिपकने लगता है। तो अब मैं इसको फाड़ने की तैयारी के लिए एक तो मैं इसमें लेमन लूंगी और थोड़ा सा इसमें हम विनेगर भी डालेंगे। तो इस नींबू को हम साइड में रखेंगे अभी, और एक ग्लास में 3 से 4 बड़ा चम्मच पानी ले लेंगे और इसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच विनेगर डालेंगे। मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच विनेगर डाल लिया है। कभी कभी विनेगर थोड़ा सा कम भी यूज होता है, या फिर कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा भी यूज करना पड़ जाता है। और अब ये पूरी तरह से रेडी है दूध को फाड़ने के लिए। अगर आप नींबू का रस यूज कर रहे हैं इसे फाड़ने के लिए, तो सेम तरीके से नींबू के रस को भी आप पानी में घोल लें और इसे छलनी की मदद से जरूर से छान लें, ताकि जो रेशे हैं वो दूध में ना जाएं। इधर आप देख सकते हैं कि दूध में बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पे फ्लेम को हम तुरंत ऑफ कर देंगे। इससे ज्यादा दूध को हमें बिल्कुल भी बॉईल नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि छेना जो है वो हार्ड बनेगा, और जब आप उसकी रसमलाई बनाएंगे ना, तो रसमलाई भी हार्ड ही बनेगी, तो फिर स्पंजी और सॉफ्ट नहीं बनेगी रसमलाई। और अब इसे हम तुरंत नहीं फाड़ेंगे, पहले 2 मिनट के लिए इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसमें हम विनेगर डाल के इसे फाड़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज्यादा देर के लिए भी आप इसे नहीं छोड़ना है आपको, फिर छेना अच्छे से फटेगा नहीं। तो अभी ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो ये जो हमने विनेगर को पानी में घोल के रखा था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक बार में आप इसे पूरा बिल्कुल भी ना डालें, 1 से 2 चम्मच हम एक बार में डालेंगे और इसे अच्छे से दूध में घोल लेंगे। फिर से 1 से 2 चम्मच डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिलाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूध फटना स्टार्ट हो रहा है, और जितना हमें जरूरत लगेगी बस उतना ही डालेंगे। अगर बच जाए तो आप इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं, किसी और चीज के लिए भी यूज कर लें इसको। लेकिन दूध अच्छे से फट जाने के बाद उसमें हम ज्यादा विनेगर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा विनेगर भी डाल देते हैं तो फिर ये जो छेना है वो हार्ड हो जाएगा और फिर जो रसगुल्ले होंगे वो हार्ड बनेंगे। और देखिए, दूध बहुत ही ज्यादा अच्छे से फट चुका है, छेना और पानी पूरी तरह से यहाँ पर अलग हो चुका है, और पानी के कलर को आप देख सकते हैं हल्का सा ग्रीनिश हो चुका है, मतलब कि दूध बहुत ही अच्छे से फटा है। और ये छेना जो है वो हार्ड ना हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, ताकि इसका टेम्परेचर पूरी तरह से डाउन हो जाए और ये सॉफ्ट बना रहे। और अब हम इसे छान कर एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा सेट कर दिया है मैंने। यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको मलमल का कपड़ा बिल्कुल भी ना लें आप,
सूती कपड़े का ही यूज करना है, सिंथेटिक कपड़ा नहीं लेना है। अब ये पूरा छेना हम पानी के साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे और छेना पानी से अलग हो जाए। और अब यहाँ पे एक जरूरी पॉइंट ये है कि इस छेना को हमें 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेना है, ताकि इसमें जो भी खटास हो नींबू की या फिर विनेगर की वो निकल जाए आराम से। तो मैंने इसे 2 से 3 बार पानी से धो लिया है और अब हम इसे अच्छे से पोटली बनाकर जो एक्स्ट्रा पानी है इसका उसे पूरी तरह से निचोड़ लेंगे। ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा जोर से इसे ना दबाएं, हल्के हाथों से ही दबा दबा कर पानी निचोड़ना है। और फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे नल के ऊपर 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से बांध कर छोड़ दें, ताकि इसमें जो पानी है वो धीरे धीरे अपने आप ही पूरी तरह से निकल जाए। और यहाँ पे आप देखिए कि मैंने इसमें से पूरा पानी अच्छे से निकाल लिया है और अब इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। तो हम इसे साइड में 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। और ये जो छेने का पानी है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप इसे आटा गूंथने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी सब्जी में डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर दही वाली जो करी बनती है उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब रसमलाई का टेस्ट जो आता है वो दूध से ही आता है, तो इसे रसा बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए। तो हम इसको अब आधा लीटर दूध लेंगे उसके लिए, रसा के लिए, और जितना भी दूध हमने छेना बनाने के लिए यूज़ किया है बिल्कुल उसका आधा हम रबड़ी के लिए यूज़ करेंगे, यानी रसा के लिए यूज़ करेंगे। गैस को ऑन करेंगे और बॉईल आने देंगे। बीच में 1 से 2 बार इसे चला लेंगे और दूध नीचे से चिपकना नहीं चाहिए। अब बॉईल आना इसमें स्टार्ट हो चुका है, तो इस टाइम पे हम इसको मीडियम कर देंगे फ्लेम को और 5 से 6 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। ज़्यादा हमें दूध को यहाँ पे गाढ़ा नहीं करना है। अगर आप दूध को ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो रसमलाई का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आ पाता है। और अब इसमें मैं थोड़े से केसर के धागे डाल रही हूँ, तो आप इसे पूरी तरह से अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें 3 से 4 कटे हुए बादाम, 3 से 4 कटा हुआ पिस्ता डालेंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है रसमलाई में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कटा हुआ बादाम और पिस्ता डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें थोड़ा सा ये कटा हुआ पिस्ता और बादाम जरूर से डालें। साथ ही बिल्कुल बाजार के जैसा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ये येलो फूड कलर भी डाला है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बार दूध में इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 से 6 मिनट में दूध हल्का हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है इसे, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं तो फिर रसमलाई अपने अंदर इसे अच्छे से सोख नहीं कर पाती है। तो अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 बड़े चम्मच चीनी के ले लिए हैं। अगर आप ग्राम से देखें तो 70 से 80 ग्राम ये चीनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, और फिर हम इसको अच्छे से, इलायची को हमें क्या करना है कि इसको कूट करके अच्छे से डाल लेना है और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो ये दूध हल्का सा यहाँ पर पतला हो जाएगा, तो हमें इसे 2 मिनट के लिए और पका लेना है ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। और अब ये रसमलाई के लिए टेस्टी वाला दूध पूरी तरह से रेडी हो चुका है। गैस को हम ऑफ कर देंगे अब, और इसे हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छेना भी एकदम से रेडी हो चुकी है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अब हम मसलना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छेना गीला बिल्कुल भी नहीं है। हमें बिल्कुल इस तरीके का सूखा छेना ही चाहिए होता है रसमलाई के लिए। अब इसे हथेली से ऐसे हम इसे मसलना स्टार्ट करेंगे और जब तक मसलेंगे जब तक कि ये पूरी तरह से स्मूथ और चिकना ना हो जाए। इसको पूरी तरह से स्मूथ और चिकना करने में हमें यहाँ पे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। इसमें जो भी छोटे छोटे दाने हैं उसे हमें पूरी तरह से खत्म करके एकदम स्मूथ बनाना है, जब तक कि ये एकदम परफेक्ट मक्खन के जैसा ना हो जाए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि जो छेना है वो गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब हम छेना को पानी से निचोड़ रहे थे तो आप इसे अच्छे से निचोड़ लें ताकि उसमें से पूरा पानी निकल जाए। अगर छेना गीला हो गया तो छेना पूरी तरह से खराब हो जाएगा, आप उसको शेप नहीं दे पाएंगे रसमलाई वाली। फिर आपको उसमें कॉर्नफ्लावर, मैदा ये सब डालना पड़ेगा।
और जब आप कॉर्नफ्लावर, मैदा ये सब ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें डाल देंगे ना, तो ये पूरी तरह से जो छेना आप बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखें कि छेना बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। आप इसमें 3 से 4 बूंदे पानी की छिड़क सकते हैं अगर ज़्यादा ड्राई हो जाए तो, और मॉइस्चर को आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा गीला रह गया तो आप कोई उपाय नहीं कर सकते उसे ठीक करने के लिए। और अब मैं यहाँ पर आपको ये देखिए कैसे मसल रही हूँ, मैं इसको दिखा रही हूँ आपको कितना बढ़िया से इसको मैंने मसल लिया है, और इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि मेरे हाथों पे ज़्यादा बिल्कुल भी अब ये नहीं चिपक रहा है, और इसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया है। और अब इस तरीके से इसको टच करेंगे तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट। सेफ साइड के लिए इसमें हम आधा छोटा चम्मच एक कॉर्नफ्लोर भी डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप ये चीज़ें इसमें ना डालें, और आधा छोटा चम्मच से ज़्यादा कॉर्नफ्लावर इसमें हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर आपने इसमें थोड़ा भी ज़्यादा डाल दिया, फिर जो रसमलाई बनेगी ना, रसगुल्ले जो उसके बनेंगे वो हार्ड बनेंगे। तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसलिए डाला है इसमें मैंने, ताकि चाशनी में पकाते वक्त छेना टूटे ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि छेना को चाशनी में पकाते वक्त ना वो टूटने लगता है, तो इसमें एक हल्की सी बाइंडिंग आ जाए, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लावर डाला है। आपको बस आधा छोटा चम्मच ही इसमें कॉर्नफ्लावर का डालना है, उससे ज़्यादा इसमें ना डालें। अब ये मिक्सचर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और हाथों पे भी ये बहुत ज़्यादा नहीं चिपक रहा है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे, तब तक हम चाशनी बनाकर रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम कोई भी बड़ा बर्तन ले लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई, कुकर, यहाँ आप कोई भी कढ़ाई, कुकर या फिर किसी तरह का भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 कप चीनी डाल ली है। अगर आप ग्राम से देखें तो 250 ग्राम चीनी है, और इसी कटोरी से नापकर हम 6 कटोरी पानी भी इसमें डाल देंगे। तो आप चीनी यहाँ पे ले रहे हैं, उसका 6 गुना पानी आप इसमें डाल लें। अगर आप वेट से देखते हैं तो 1.5 लीटर पानी मैंने इसमें डाला है। गैस को ऑन करके फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि जल्दी से चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए और एक बॉईल भी इसमें आ जाए। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो फ्लेम को हम हाई रखेंगे ताकि हमें जल्दी से जल्दी एक बॉईल आ जाए इसके अंदर, और हमें इसे बस एक बॉईल आने तक ही पकाना है। हमें यहाँ पे चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और अब हम छेना को भी शेप देकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जितना बड़ा भी रसमलाई बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप इसे इक्वल भागों में बांट लें। वैसे 1 लीटर दूध के छेना में आप 9 रसमलाई आराम से बना सकते हैं। मीडियम साइज़ के आप बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगी, और अगर छोटे साइज़ की बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बन जाएगी रसमलाई। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ की 12 रसमलाई बना ली है। शेप देने के लिए एक भाग को हम अपने हाथों में उठाएंगे और हथेलियों के बीच घुमाते हुए इस तरीके से चिकना करेंगे, और चिकना करने के बाद बस बीच में से हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे ताकि ये हल्का सा फ्लैट हो जाए। क्योंकि हम रसमलाई बना रहे हैं तो हम फ्लैट रसगुल्ले बना के रेडी करेंगे। और बस सेम तरीके से सभी छेना को हम इस तरीके से हाथों पे घुमाते हुए चिकना करके एक फ्लैट शेप देकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी छेना को इक्वल साइज में रेडी करके, और इसको अब हम चाशनी में पकाएंगे। इधर चाशनी में भी बॉईल बहुत अच्छे से आ रहा है। यहाँ पे आपको इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि चाशनी एकदम उबलती हुई होनी चाहिए। फ्लेम को हमेशा हम हाई रखेंगे। फ्लेम को आप मीडियम या फिर लो बिल्कुल ना करें। हमेशा इस तरीके से चाशनी में बॉईल आते रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आपको ज़रूर से ख्याल रखना है कि फ्लेम आपको बिल्कुल भी मीडियम नहीं करना है, और एक एक करके सारे रसगुल्लों को हम इसके अंदर पकने के लिए डाल देंगे। और यहाँ पे जो छेना का साइज देख रहे हैं ये थोड़ी देर में फूल कर 2 से 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जो छेना का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो गया है। ध्यान रखें कि आपको पूरे प्रोसेस में फ्लेम को हाई रखना है, फ्लेम को आप मीडियम ना करें। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में रसगुल्ले डबल से भी ज्यादा फूल चुके हैं, और अब इसे पकते हुए 10 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं। तो ढक्कन हटा के हम इसे हल्के हाथों से दूसरी तरफ पलट लेंगे ताकि ये दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से फूले। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पक रहा है। इसके साइज को आप देख सकते हैं डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो एक बार फिर से इसे ढक देंगे और हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। टोटल हमें इसको 20 से 22 मिनट के लिए पकाना है।
20 से 22 मिनट में बहुत अच्छे से पककर रेडी हो जाती है रसमलाई। बीच बीच में 1 से 2 मिनट 2 बार आप ढक्कन हटा के इसे चेक भी कर लें सही तरीके से ये पक रहा है कि नहीं। और इसके साइज को मेंटेन करने के लिए मैं आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस बताने वाली हूँ, जिसे कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो एक बड़े बर्तन में हम ढेर सारा आइस ले लेंगे। अगर आपके पास आइस ना हो तो यहाँ पे आप एकदम ठंडे पानी का यूज कर सकते हैं। और जब छेना पूरी तरह से बनकर रेडी हो जाएगा तो इसी ठंडे पानी में हम छेना को आधा घंटे के लिए बस रख देंगे, ताकि वो जितना फूला है ना उतना ही फूला रहे। क्योंकि होता क्या है कि चाशनी में तो वो फूल जाता है, बाकी ठंडा होने के बाद फिर से वो सिकुड़ जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम ठंडे पानी में रखेंगे। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बाजार जैसी सॉफ्ट एंड फ्लफी और एकदम सॉफ्ट एंड स्पंजी आपको रसमलाई मिले तो इस वाले आप प्रोसेस को जरूर करें। अब यहाँ पर मुझे 20 मिनट हो गए हैं और ये छेना पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम चलते गैस के प्रोसेस में ही यहाँ पर हम आइस के अंदर थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डालेंगे। तो आइस यहाँ पर मेल्ट हो जाएगी और आपको ये प्रोसेस 2 मिनट पहले ही करना है, ताकि आइस थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और चाशनी एकदम अच्छे से ठंडी हो जाए। और अब इस उबलते हुए छेने को हम इस बर्फ वाले चाशनी में डालते रहेंगे, ताकि इसका जो शेप है वो मेंटेन रहे और वो ठंडा होने के बाद सिकुड़ ना जाए। तो एक एक करके बहुत ही सावधानी से सारे छेने को इसमें हमने डाल दिया है और इसे कम से कम आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। आधा घंटा अब हो चुका है और ये भी छेना पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्पंजी और सॉफ्ट ये रसमलाई बनी है और साइज भी इनका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसको चाशनी में से निकाला था। और अब हम इसको एक एक करके दूध के अंदर डालना स्टार्ट करेंगे। जो हमने इसका रसा तैयार किया था उस वाले दूध में हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ निचोड़ के डालेंगे। इसको हम निचोड़ते इसलिए हैं ताकि इसके अंदर दूध का जो फ्लेवर है वो पूरी तरह से आ सके। बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं दबाना है, नहीं तो ये टूटने लगेगा। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है तो बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे धीरे धीरे दबाकर इसका पानी निचोड़ लें और आप दूध में इस तरीके से इसे डिप करते जाएं। तो इसी तरह से मैंने सारे छेना को इस दूध में डिप कर दिया है और अभी ये पूरी तरह से सर्व करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। इसे हम कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे। आप इसे चाहे तो ठंडा करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं या फिर चाहे तो बाहर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे हम कम से कम 3 से 4 घंटे ऐसे ही रहने देंगे, ताकि उसके बाद आप जब इसको सर्व करें तो अच्छा टेस्ट और रिजल्ट आपको बड़े लंबे समय तक ध्यान रहे, ताकि ये जो रबड़ी का फ्लेवर है वो पूरी तरह से छेना के अंदर बस जाए, रम जाए। तो इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। तो 4 घंटे अब हो चुके हैं और अब ये जो रसमलाई है पूरी तरह से ठंडी ठंडी सर्व करने के लिए रेडी है। यहाँ पे आप देखिए ये कितनी परफेक्ट बनी है, देखने में ये कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है और यहाँ पे आप देखिए ये कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी भी बनी है। पूरा दूध इसके अंदर तक अच्छे से जा चुका है और इसके टेक्सचर को देखकर आप समझ ही सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। बिल्कुल बाजार के जैसा लुक के लिए मैंने इसे इस तरीके से ट्रे में सजा लिया है। इस वाले अक्षय तृतीया पर आप इस रसमलाई की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आने वाली है। बस इसे बनाते वक्त आप सारी बातों का जरूर से ध्यान रखें जो भी मैंने आपको बताई है, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो फिर आपकी ये पूरी रसमलाई खराब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि बाजार की रसमलाई भी इस रसमलाई के सामने फेल है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो। और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बहुत ही ज्यादा यम्मी एंड टेम्पटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।